हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है। देखिए, आज की क्लास बेस्ड है भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड पे, यानी यंग एंड ओल्ड पॉपुलेशन के रेशो पे। बड़ी ही इंफॉर्मेटिव क्लास है। हेल्थ केयर और इंश्योरेंस के बारे में आपको पता लगेगा कौन कौन से बदलाव आने वाले वक्त में आप देखेंगे। इंश्योरिंग द फ्यूचर आर्टिकल का टाइटल है। इस क्लास की ऑब्जेक्टिव और करेक्टरिस्टिक ये है कि बिल्कुल बेसिक से सब चीज़ों को अप्रोच करते हैं, रीडिंग भी, ग्रामर भी और वोकैब भी। फुल बेनिफिट लें क्लास का, और क्लास के लास्ट में इस क्विज़ को आपको सॉल्व करना है। जो भी सिखाया जाए इस क्विज़ पे आप अप्लाई करेंगे ताकि आपको 10 में से 10 मार्क्स मिल सकें। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करेंगे ऑफ कोर्स। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है जी इंश्योरिंग द फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? भविष्य। फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट जब भी जनरल सेंस में यूज़ होता है, इनके आगे द लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है भाई? द पास्ट, द फ्यूचर, द प्रेजेंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये खास है किसी का। जो लोग चले गए इस दुनिया से उनके लिए नहीं है ये फ्यूचर। जो लोग इस दुनिया में अभी आए नहीं हैं उनके लिए नहीं है फ्यूचर। फ्यूचर एक 700-800 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन वर्ल्ड की, उनके फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब भी किसी चीज़ को आप किसी सर्टेन चीज़ से कनेक्ट कर देते हैं, वो अपने आप डेफिनेट हो जाती है और द लेती है। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। अब ये इंश्योर करना क्या होता है? देखो, 3 वर्ड्स हैं ऐसे हमारे पास: इंश्योर, एनश्योर और अश्योर। सुनने में एक जैसे हैं और मीनिंग भी कुछ कुछ एक जैसा ही है इनका। इंश्योर का मतलब होता है इंश्योरेंस करवाना, बीमा करवाना। गाड़ी को इंश्योर किया आपने तो गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया। अपना लाइफ इंश्योरेंस किया तो आप अपने खुद को इंश्योर कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस से इंश्योर को जोड़ के रखें। दूसरा है एनश्योर। एनश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। जैसे आपको मैं बोलूँ, प्लीज़ एंश्योर दैट यू डेडिकेट 2 to 3 आवर्स ऑन इंग्लिश एवरी डे। कृपया इस करके इस चीज़ को सुनिश्चित करें, एंश्योर करें कि आप 2 से 3 घंटा रोज़ इंग्लिश को देते हैं। और देना भी चाहिए। अगर आप अभी धुरंधर नहीं हुए हैं और इंग्लिश में समस्याएं हैं तो 2 घंटा 3 घंटा देना बनता है। तो ये होता है एंश्योर करना, सुनिश्चित करना। तीसरा क्या है जी? अश्योर। अश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना। जैसे मैं आपको भरोसा दिलाऊं किसी चीज़ का, मोदी जी आपको भरोसा दे विकास का। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। द पीएम अश्योर्ड द यूथ ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। पीएम ने अश्योर किया, भरोसा दिलवाया यूथ को, हमारी नौजवानों को, और किस चीज़ का? और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का, रोज़गार के अवसरों का। तो अश्योर वो अपने साथ में ऑफ लेती है जिस चीज़ का आप भरोसा दिलाएंगे। यू कैन अश्योर योर पेरेंट्स ऑफ गुड मार्क्स। अपने माँ बाप को आप अच्छे अच्छे मार्क्स का भरोसा दिला सकते हैं, है ना? तो तीनों अलग वर्ड्स हैं, अलग सिचुएशन में, अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। अब याद कैसे रहेंगे? देखो, मुझे तो आते हैं और मैंने लिख भी दिए हैं, लेकिन अगर इसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करोगे और इन वर्ड्स को जब भी आए इस शीट को खोल के इससे मैच करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तभी ये वर्ड्स आपके दिमाग में बैठेंगे। खाली सुनने से वोकैब नहीं आएगी। वोकैब को आपको अपनी रूटीन लाइफ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट करो, किसी वर्ड सेंटेंस से सिचुएशनली उसको बनाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर को इंश्योर करना है, बात हो रही है बीमा करवाने की। कह रहा है जी, वाइल ब्रॉडनिंग एलिजिबिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट बी मेड अफोर्डेबल। कह रहे जी, जब जहां या जबकि ब्रॉडन करते हुए यानी बड़ा बनाते हुए, ब्रॉड यानी चौड़ा, ब्रॉडन यानी किसी चीज़ को चौड़ा और बड़ा करना, और एलिजिबिलिटी का मतलब होता है क्वालिफिकेशन। किस आदमी का इंश्योरेंस हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। 65 के ऊपर हो तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन है सारे। समझ पा रहे हो? कह रहे जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो आप ब्रॉडन कर दोगे, सबको इंश्योरेंस करवाने का मौका आप दे ही दोगे। ऐसा करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको बनाना चाहिए और ज़्यादा अफोर्डेबल और ज़्यादा सस्ता। अफोर्डेबल हर वो चीज़ है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिसको आप खरीद सकते हैं, जिसको यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसी गाड़ी है जो आपके बजट से बाहर है तो अनअफोर्डेबल है, ले सकते हो तो अफोर्डेबल है। समझ पाए? तो अभी हमारे देश में इंश्योरेंस के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई हैं। आर्मी पर्सन इंश्योरेंस नहीं ले सकता, 65 से ऊपर का आदमी है तो इंश्योरेंस नहीं ले सकता। लेकिन अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन को बढ़ाया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, सबको मिलेगा, लेकिन साथ में अफोर्डेबल भी बनाना पड़ेगा ताकि सस्ते में सब लोग ले पाएँ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस सब्जेक्ट है आपका मस्ट बी मेड, वर्ब है इसकी, मॉडल वर्ब बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ लो पैसिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाया जाना चाहिए। बढ़े आगे, चलो।
अब जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स एक साथ देख लोगे तो आप इसको स्मूथली पढ़ सकोगे। और प्यार से एक लाइक और एक शेयर अभी दे दो इस क्लास को, ताकि मैं इसी मोटिवेशन के साथ में इन लेक्चर्स को लाता रहूं। टेक्स्ट बुक की सेल अभी एक्टिव है। 307 के प्राइस पे आपको 1 साल का प्रो पास मिल रहा है टेक्स्ट बुक का, जिसमें 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट और साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर्स मॉक की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्स इसमें 700 से ज़्यादा कवर्ड हैं। आप एसएससी, बैंक, ईपीएफओ, स्टेनो, डिफेंस, रेलवेज जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, इस सिंगल मॉक टेस्ट पास में सभी जो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 3 साल की वैलिडिटी के साथ में लाइफ टाइम पास भी अवेलेबल है 439 के प्राइस पे। इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस आ रहा हो आपको कूपन अप्लाई करना है YT10। जैसे इस कूपन को आप लगाएंगे आपका प्राइस खट के हो जाएगा 307 रुपये। इसी तरीके से 3 साल वाली जो पास है, कूपन लगाते ही उसका प्राइस भी 439 हो जाएगा। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। चलिए वोकैब शीट 5 वर्ड्स अगेन। अकाउंट फॉर, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ, सबको दिखता नहीं है साफ सुथरा। एक फ्रेजल वर्ब है अकाउंट फॉर। देखिए अकाउंट क्या होता है? खाता। खाते में क्या लिखते हो आप? गाने लिखते हो क्या? मूवीज़ के नाम लिखते हो? खाते में लिखते हो खाता बही के काम, जो खर्चा हुआ, जो मिला, जो बेचा, जो कमाया, जो घुमाया, खर्चा किया। समझ पा रहे हो? खाता बही में कुछ और नहीं लिख सकते आप, वही चीज़ें लिखोगे जो बिजनेस से रिलेटेड है। तो किसी रिलेटेड चीज़ को, बिजनेस से नहीं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड चीज़ को खाता बही में लेना या कंसीडरेशन में लेना ही अकाउंट फॉर करना कहलाता है। यूज़ करके दिखाता हूँ तब आप समझ पाओगे। फील लो इस वर्ड की, खाली मेरे बोलने से नहीं आएगा। एक सेंटेंस है, सर्विस सेक्टर अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ द इंडियन जीडीपी। सर्विस सेक्टर जो है इंडियन जीडीपी के, भारत की अर्थव्यवस्था के खाता बही के अंदर 55% का भागीदार है। अब कैसे बनाइए? जीडीपी का खाता है और उसमें अकाउंट फॉर करता है 55%। कोई दूसरी चीज़ होगी 10% करती होगी, 15% एग्रीकल्चर जैसी, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा 20-22%, है ना? तो सर्विस सेक्टर जो है जीडीपी की खाता बही में इतना कंट्रीब्यूट करता है। इट अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ द जीडीपी। एवरी क्रिमिनल हैज़ टू अकाउंट फॉर हिज और हर क्राइम्स। हर क्रिमिनल को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, खाता बही में हिसाब देना पड़ेगा अपने क्राइम्स का, अपने गुनाहों का। और कहाँ पे? इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कानून की अदालत में। अब यहाँ कौन सी खाता बही है? उसके हिसाब की, क्या काम उसने किए, और हर काम का हिसाब उसको देना पड़ेगा। सज़ा मिलेगी उसको, कुछ फाइन लगेगा, तो ही हैज़ टू अकाउंट फॉर हिज क्राइम्स। तो इस तरीके से अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है। 2 मीनिंग निकलते हैं इसके। दूसरा वाला मीनिंग निकला किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। और पहला वाला मीनिंग निकला किसी चीज़ का हिसाब देना, टू अकाउंट फॉर समथिंग। ठीक है, हिसाब देना समझ लो इसको। चलिए अगला जो वर्ड है हमारे पास, कोहर्ट। नया वर्ड है आपके लिए। कोहर्ट का मतलब होता है एक होमोजेनस ग्रुप। अब आप बोलोगे सर ये कैसा मजाक है, होमोजेनस क्या होता है ये भी तो बताओ। होमोजेनस मतलब जिसमें सब चीज़ें होमो हैं, एक जैसी हैं। होमोसेपियंस कौन है? हम ही है ना होमोसेपियंस। सब एक जैसे हैं, एक जैसा सोचते हैं, चलते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, खाते हैं। होमोजीनियस है ना? होमोसेपियंस हमारी प्रजाति का नाम है, ह्यूमंस की। होमो वर्ड को हमेशा याद रखें। तो होमोजीनियस ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें ग्रुप के सभी मेंबर्स के अंदर कोई समानता है, चाहे तो वो एक एज के हैं, एक एजुकेशनल बैकग्राउंड के हैं, एक सेक्टर में काम करते हैं, एक जैसा उनका क्वालिफिकेशन है, किसी ना किसी स्केल पे वो बराबर है। तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं कोहर्ट। क्या बोलते हैं? कोहर्ट। कोहर्ट ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, कोहर्ट ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, कोहर्ट ऑफ जर्नलिस्ट, है ना? द इनिशियल कोहर्ट ऑफ पेशेंट्स हैव सेफली रिकवर्ड फ्रॉम द डिसीज। जो शुरुआती जत्था था, कोहर्ट था, ग्रुप था पेशेंट्स का। अब ये कोहर्ट क्यों बना? सारे ही तो मरीज थे वो। भले बीमारियां उनको अलग होंगी, शायद हो सकता है एक ही बीमारी भी हो, लेकिन थे तो वो मरीज ना। तो इनिशियल जो जत्था था मरीजों का, वो सेफली रिकवर कर चुका है इस बीमारी से, इस डिसीज़ से। अब ये कोहर्ट वर्ड हमेशा दिमाग में रहे आपके। रेजिमेंट, डेलीगेशन, कंटिंजेंट भी इसको बोलते हैं। कभी कंटिंजेंट वर्ड आएगा तो इसकी कहानी आपको बताऊंगा। ठीक है, सिनोनिम है इसके। आज ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है प्रिसिपिटेस, प्रिसिपिटेट। देखिए प्रिसिपिस नाम का एक वर्ड है, इसका मतलब होता है पहाड़ का वो वाला किनारा जहाँ से खाई है, प्रिसिपिस। अगर खाई पे कूदोगे तो क्या होगा? बहुत तेज़ी से नीचे गिरोगे, बहुत तेज़ी से। और एक और वर्ड है प्रिसिपिटेशन, उसका मतलब होता है तेज़ी से गिरने वाली मूसलाधार बारिश। अब समझ पा रहे हो इस वर्ड में क्या कमी है या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है? ये वर्ड बताता है तेज़ी वाली चीज़ को या फिर गिरने उठने वाली चीज़ को। वैसे तो गिरने के लिए यूज़ होता है, लेकिन तेज़ी से कोई चीज़ उठे,
उसको भी प्रिसिपिटेट बोलते हैं। प्रिसिपिटेट एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को तेज़ी से ऊपर या नीचे करना। समझ पाए? बाजार में न्यूज़ आई कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया या इसराइल ने ईरान पे हमला बोल दिया, स्टॉक मार्केट्स गिरेंगी। तो स्टॉक मार्केट्स का जो क्रैश होता है वो प्रिसिपिटेट हो जाता है ऐसी न्यूज़ से, फास्ट या क्विक हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। तो ऐसे इस वर्ड को याद रखें। प्रिसिपिटेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, बारिश को बोलते हैं, मूसलाधार बारिश को। फॉलिंग सेल्स हैव प्रिसिपिटेटेड द फेलियर। गिरती हुई बिक्री ने या सेल्स ने तेज कर दिया है फेलियर को, नाकामयाबी को, ऑफ द कंपनी, इस कंपनी के। कंपनी तो पहले ही डूबने वाली थी, लेकिन जैसे ही सेल्स गिरी अब उसकी डूबन भी तेज हो गई, बहुत तेज़ी से कंपनी जो है ख़त्म होती जा रही है। चलिए, ये वर्ड मेरे ख्याल से बैठ गया होगा दिमाग में। अगला वर्ड है अपने पास प्रीमाइज्ड। देखिए, प्रीमाइज्ड का मतलब होता है बेस्ड या आधारित। बेस्ड ऑन बोलते हैं ना अपने, उसी को एडवांस फॉर्म में बोलते हैं प्रीमाइज्ड ऑन। अपॉन भी लिख सकते हैं, ऑन भी लिख सकते हैं। ऑन और अपॉन प्रेपोजिशन ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल है इंग्लिश में, एक दो कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के। ठीक है, ऑन अपॉन ऑलमोस्ट एक ही बात है। 100% में से एक दो केसेस छोड़ दो तो इन दोनों प्रेपोजिशन को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जहाँ ऑन लगा है वहाँ अपॉन लगा दो, अपॉन लगा है ऑन लगा दो। द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रीमाइज्ड ऑन द आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी। जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो बेस्ड है, आधारित है, प्रीमाइज्ड है इस ख्याल पे, आइडिया पे, जो है सामाजिक समानता का, सोशल इक्वालिटी का। ठीक है, चलिए लास्ट अपने पास वर्ड है इन इलेक्टेबल। वन वर्ड है, याद रखें इसको। ऐसी चीज़ जो इल्यूड ना की जा सके। अब आप बोलोगे सर इल्यूड करना क्या होता है? अरे भाई, अवॉइड करना, इवेड करना, बचना। तो जो चीज़ अनअवॉइडेबल हो, इनइवेडेबल हो, इनइलेक्टेबल कहलाती है, जिससे बचा ना जा सके। इफ़ रशिया यूजेस न्यूक्लियर वेपन्स ओवर यूक्रेन, अ न्यूक्लियर वॉर विल बी इनइलेक्टेबल। अगर रशिया इस्तेमाल करता है नाभिकीय वेपन्स को, हथियारों को यूक्रेन पे, तो एक न्यूक्लियर वॉर जो है अनअवॉइडेबल, इनइलेक्टेबल या इनएविटेबल होगी। अब देखो, इनएविटेबल वर्ड जो आपने सुना होगा बहुत बार, वन वर्ड है, इसी का ही सिनोनिम है इनइलेक्टेबल का। आज इस वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे। इनइस्केपेबल, इनइल्यूडेबल, जिसको इल्यूड ना किया जा सके, अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड ना किया जा सके, सारे वन वर्ड्स एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। हो गए 5 वर्ड्स। अब जहाँ आर्टिकल में आए वहाँ पे इनका मीनिंग आपसे रिवीजन हो जाएगा, है ना। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल, पता लगे आपको। हेल्थ इंश्योरेंस समझते हो आप क्या होता है? देखिए, एक होता है मोटर इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। वैसे ही प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी होता है, क्रॉप इंश्योरेंस भी होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी होता है। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ आप फ़र्क कर पाओ इनमें। ठीक है, वैसे ही होता है एक हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं बीमार हो गया और हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, प्राइवेट अस्पताल ने मेरा बिल बना दिया 15 लाख का, तो कंपनी ये 15 लाख रुपए मेरे बिहाफ पे प्राइवेट हॉस्पिटल को देगी, और इसके लिए मुझे हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है। साल में 15 से 20 हज़ार रुपये कंपनी को हर साल अदा करने हैं। हेल्थ इंश्योरेंस देश में आज भी लोग करवाते नहीं हैं, और 65 से ज़्यादा उम्र के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया भी नहीं जाता सरकारी या प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। रिसेंटली हमारे जो इंश्योरेंस रेगुलेटर हैं IRDA, इन्होंने एक फरमान जारी किया कि अब 65 से ऊपर वालों को भी हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ेगा अगर वो लेने को तैयार हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इस फील्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले सही करनी है। ये 65 वाला जो आपने ऑर्डर निकाला ये भी ठीक है, लेकिन सिस्टम ही पूरा ख़राब है, पहले उस सिस्टम को सही करो। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोगों को समझाओ, बहुत महंगा है, इसको अफोर्डेबल बनाओ। पूरी फैमिली वाले प्लान होने चाहिए जिसमें एक इंश्योरेंस में पूरा परिवार इंश्योर्ड हो। तो ये सब चीज़ें IRDA को पहले करनी होंगी, उसके बाद ये 65 वाले का कुछ फ़ायदा हो पाएगा। भाई, जब 35 वाला ही नहीं ले रहा, उसको पता है पर वो लेने को तैयार नहीं है ना, तो 65 वाले को अगर आप दिला भी दोगे तो क्या होगा। 35 वाले को ज़्यादा ज़रूरत है, कम प्रीमियम पे वो पूरे ज़िंदगी अपनी इंश्योर कर सकता है। चलिए, आज की टोन है सजेस्ट कर रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अब आ जाओ आर्टिकल पे। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, द एपेक्स regulator of insurance products, has asked companies to enable a wide demographic of citizens to benefit from health insurance। कह रहा है ये जो IRDAI नाम की सरकारी एजेंसी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, सभी कंपनियों के ऊपर वॉच करती है। कह रहा है इस संस्था ने, इस कंपनी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, सरकारी ने, द लगेगा, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। ये देखो कॉमा से कॉमा के बीच में इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। ये एपेक्स रेगुलेटर है। रेगुलेटर यानी जो रेगुलेट करे, नियमित करे। एपेक्स यानी सिरे का। भारत का सबसे बड़ा रेगुलेटर है इंश्योरेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स का। कह रहे ये जो संस्था है ना, इस टाइप की जो संस्था है,
इसने कहा है, आस्क किया है। आस्क करने के दो मीनिंग होते हैं, कहना, से करने को भी आस्क करना कहते हैं, दूसरा पूछना, क्वेश्चन करने को भी आस्क करना कहते हैं। तो इसने सवाल नहीं पूछा, इसने कहा है इंश्योरेंस कंपनीज को कि वो इनेबल करें, सक्षम बनाएं एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक ऑफ सिटीजन्स को। डेमोग्राफी क्या होती है? डेमो मतलब लोग, ग्राफी यानी लेखा जोखा। 60 से 65 वाले लोग एक डेमोग्राफी में आते हैं, 20 से 40 वाले लोग जो वर्किंग है वो एक अलग डेमोग्राफी में आते हैं, 10 से 20 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अलग डेमोग्राफी है। तो अगर हमारी डेमो को, पॉपुलेशन को ग्राफ किया जाए अलग अलग एज ग्रुप्स के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। तो इसने बोला है कि आप सक्षम बनाओ एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक को, सिटीजन्स के बहुत बड़े हिस्से को, हमारे नागरिकों के, कि वो बेनिफिट कर सकें, फ़ायदा ले सकें। और किस चीज़ का? फ्रॉम लगा के बता रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस का। कुछ ऐसा करो कि हर आदमी हेल्थ इंश्योरेंस करवाए और बीमारी की वजह से उसका घर परिवार ना लुटे, है ना, ऐसा इन्होंने कहा है। IRDA की वो है हैज़ आस्क्ड, ऐसा कह चुका है IRDA प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। डेमोग्राफी मैंने आपको समझा दिया। कह रहा है जी, मोस्ट सिग्निफिकेंटली इट डायरेक्ट्स इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स टू मेक हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन्स। सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो IRDA है, इसने डायरेक्ट किया है, निर्देश दिया है इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को, सरकारी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को, कि वो कर दे हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल, वो बना दे हेल्थ इंश्योरेंस को अवेलेबल। और किन के लिए? 60-65 से ऊपर वालों के लिए भी, सीनियर सिटीजन्स के लिए। अच्छा, ऐसा क्यों? कह रहा है जी, ऐसा इसलिए क्योंकि दोज अबव 65 आर करेंटली बार्ड फ्रॉम इशूइंग न्यू पॉलिसीज़ फॉर देमसेल्व्स। क्योंकि वो लोग, जो 65 के पार हैं, हाल फिलहाल करेंटली वो बार्ड हैं, प्रोहिबिटेड हैं, रिफ्रेंड हैं, रुके हुए हैं, रोके गए हैं कि वो इशू करवा सके नई पॉलिसीज़ को खुद के लिए। तो 65 से ऊपर का आदमी भारत में पॉलिसी बाजार पे जाके या किसी भी वेबसाइट पे जाकर के खुद का इंश्योरेंस नहीं ले सकता। तो अब इन्होंने बोला है कि सबको मिलेगा, जिसको चाहिए वो ले सके, आप ऐसा कुछ इंतजाम करो। इंश्योरेंस कंपनीज को ऐसा कहा है। इट की वर्ब है डायरेक्ट्स, दोस्त की वर्ब है आर बार्ड, है ना। बार्ड फ्रॉम होना, बैंड फ्रॉम होना, प्रोहिबिटेड फ्रॉम होना, किसी काम को करने से आपको रोका गया है, आप उस काम को नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फ्रॉम जरूर लगता है जिस भी चीज़ से आपको बार किया जाए, बार्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, बार्ड फ्रॉम इशूइंग न्यू पॉलिसीज। कह रहे जी, दिस इज क्लियरली एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेमोग्राफिक चेंजेस अंडर वे इन इंडिया। कह रहे ये जो ऑर्डर है IRDA का, ये क्लियरली, साफ साफ तरीके से एक हामी है, एक्नॉलेजमेंट है, मान लेने का काम है डेमोग्राफिक चेंजेस का, जो अंडर वे हैं, जो हाल फिलहाल ऑन गोइंग हैं, जो चल रहे हैं एट प्रेजेंट भारत में, इन इंडिया। अंडर वे का मतलब होना जो चीज़ अपने वे के ऊपर चल रही है, कंटिन्यू इन प्रोग्रेस है। तो डेमोग्राफिक चेंजेस भारत में आ रहे हैं ना भाई। पहले जो है, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जवान ज़्यादा थे, अब वो जवान बूढ़े हो रहे हैं, क्योंकि नई पॉपुलेशन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी है, हम दो हमारा एक, ऐसा कुछ चल रहा है आजकल सिस्टम शहरों में। तो पॉपुलेशन जो है पुरानी बूढ़ी होती जाएगी, नई पॉपुलेशन कम आएगी, और यही देश की डेमोग्राफिक चेंज है। पॉपुलेशन के, समझ गए ना, उसमें बदलाव आ रहा है रेशो में। चलिए, कह रहे जी, दो इंडियाज़ पॉपुलेशन फिगर्स हैव नॉट बीन ऑफिशियली अकाउंटेड फॉर सिंस 2011 estimates from the UN Population Fund and experts suggest that India's is nearly level with China। कह रहे दो, हालांकि भारत की जनसंख्या के आंकड़े अभी तक ऑफिशियली सरकारी तौर पे अकाउंट फॉर नहीं हुए हैं, हिसाब नहीं लिया गया उनका सन 2011 से, सेंसस ही नहीं हुई पिछले 15 सालों में। कह रहे हैं हालांकि देश में जनगणना नहीं होती है, बंद हो चुकी है, फिर भी कुछ एस्टिमेट्स आए हैं UN की संस्था से, जिसका नाम है UN पॉपुलेशन फंड, और कई एक्सपर्ट्स है। ये एस्टिमेट्स हमें ये सजेस्ट करते हैं, ये बताते हैं दैट वो ये कि इंडियाज़, अब इंडियाज़ का मतलब है भारत की पॉपुलेशन, इंडियाज़ पॉपुलेशन लिखना चाहिए था, पॉपुलेशन को छोड़ दिया गया है, कि भारत की जो पॉपुलेशन है इंडियाज़, वो लगभग नियरली लेवल विद है, बराबर है, इक्वल है चाइना के, एंड मे हैव सरपास्ड इट समटाइम इन 2023। और हो सकता है इसने सरपास कर दिया हो, क्रॉस कर दिया हो, ओवरटेक कर दिया हो, आगे निकल गया हो चाइना की पॉपुलेशन को किसी वक्त 2023 के अंदर, किसी भी महीने में हो सकता है, वो जून में, जुलाई में, सितंबर में, जनवरी में, फरवरी में, कभी भी हुआ होगा। तो हमने तो जनगणना नहीं करवाई 15 साल से, लेकिन दुनिया हमें बता रही है कि हमारी पॉपुलेशन चाइना के या तो बराबर है, और हो सकता है पिछले साल चाइना से हम आगे भी निकल चुके हों। पॉपुलेशन फिगर्स की वो है हैव नॉट अकाउंटेड फॉर,
अकाउंट फॉर करना यानी हिसाब देना या हिसाब लेना। इन फिगर्स का कोई हिसाब अभी तक नहीं लिया गया है ना, दे हैव नॉट बीन अकाउंटेड फॉर। एस्टिमेट्स यानी अंदाज, इसकी वर्ब है सजेस्ट। इंडियाज़ की वर्ब है इस, यहाँ इंडियाज़ पॉपुलेशन की बात हो रही है, और इंडियाज़ की दूसरी वर्ब है मे हैव सरपास्ड, हो सकता है हमारी पॉपुलेशन सरपास या ओवरटेक कर गई हो, आगे बढ़ गई हो इट के यानी चाइना की पॉपुलेशन के। स्ट्रक्चर समझ गए सेंटेंस की। चलो एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बड़ा ही प्यारा सा, फटाफट उसको देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला बेस्ड मत चलना, फिर बता रहा हूँ मैं, आप सोचते हो कि मैं कुछ लगा दूंगा, सर ने बताया बस उस बात को पकड़ लेता हूँ, लकीर का फ़कीर बन जाता हूँ। बिल्कुल उसी लॉजिक से समझना है जिस लॉजिक से ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। लॉजिक देखना है इसका। लॉजिक ये कहता है कि दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा जो बराबर होंगी। एक बात बताओ, ये ऑटो रिक्शा है और ये बिल्डिंग है, क्या इन दोनों का कोई कंपैरिजन है? ये बिल्डिंग इस ऑटो रिक्शा से ऊंची है, क्या कंपैरिजन है भाई? मतलब करने को तो कर भी दो, बिल्डिंग इतनी ऊंची है, ऑटो रिक्शा इतना ऊंचा है, पर चीज़ों को तभी कंपेयर करें जब वो कंपैरिजन के लायक हों। ऑटो रिक्शा को कार से आप कर सकते हैं, कार को ट्रक से कर सकते हैं, बिल्डिंग को छोटे से घर से कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन आपको हमेशा याद रखना दिमाग में, और इसी कंपैरिजन को इस कॉन्सेप्ट पे लगाना है। द यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मच मोर देन चाइना। भारत की यंग पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है चाइना से। सही तो लग रहा है सेंटेंस, हमारी पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा है, पर क्या सच में चाइना से ज़्यादा है? हमारी पॉपुलेशन है जी 140 करोड़, चाइना है एक, चाइना से ज़्यादा कैसे हो सकती है? चाइना तो एक ही है ना दुनिया में, ताइवान को अगर बोल दोगे तो दो चाइना मान लो आप। हमारी पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, कंपैरिजन करना है सिमिलर थिंग्स का। तो क्या लिखूं? द यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मच मोर देन द यंग पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन को ऐसे लिख रहा हूं, ऑफ चाइना। समझ गए? तो बीच में आपको लिखना पड़ेगा जिस चीज़ को आप कंपेयर करना चाहते हो दूसरी चीज़ से। अब देखो ये जो यंग पॉपुलेशन है यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। यहाँ ये जो आई है ना, इसको एक बार लिखने के बाद दूसरी बार आप रिपीट ना करें। दूसरी बार यंग पॉपुलेशन लिखने की जगह आप लिखें या तो दैट या लिखें दोज। अब दैट दोज कैसे आएगा? अगर तो पॉपुलेशन नाम का नाउन सिंगुलर है तो आएगा दैट। अगर ये नाउन जिसको आप रिपीट नहीं करवाना चाह रहे ये प्लूरल है तो आएगा दोज। मान लीजिए यहाँ पे पीपल लिखा होता, पीपल प्लूरल होता है, पीपल के लिए दोज लगेगा। पॉपुलेशन तो आबादी है ना, आबादी तो अपने आप में सिंगुलर ही है ना, इंडिया की आबादी, चाइना की आबादी। आबादी को आप गिनेंगे तो अलग बात है, फिर वो हेड काउंट हो जाएगा। तो पॉपुलेशन सिंगुलर है, एस पीछे नहीं ले रही है, इसलिए आपको यहाँ दैट का इस्तेमाल करना चाहिए। इज मच मोर देन दैट ऑफ चाइना। इतना समझ गए? तो अब ये कॉन्सेप्ट का एडवांस फॉर्म आप समझ पाओगे। इंडियाज यंग पॉपुलेशन इज मच मोर देन चाइना। भारत की यंग पॉपुलेशन चाइना से बहुत ज़्यादा है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को मैंने लिख दिया इंडियाज यंग पॉपुलेशन। बात तो वही है, ये बात तो वही है ना। द पेन ऑफ राम, राम्स पेन। द स्कूल ऑफ मीरा, मीरा स्कूल। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इंडियाज पॉपुलेशन। तो ये बात तो वही है, लेकिन यहाँ पे चाइना नहीं आएगा, यहाँ पे आप फिर से वही करेंगे, देन दैट ऑफ चाइना, ऐसा ही करेंगे ना। देखो यहाँ पे दैट नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि यहाँ पे दैट ऑफ वाली स्ट्रक्चर तब आएगी जहाँ पे यहाँ पे भी ऑफ वाली स्ट्रक्चर बनी हो। यहाँ पे पजेसिव बनाया गया है, पजेसिव बनाया गया होता है तो फिर आपको ऑफ वाली स्ट्रक्चर नहीं लगानी होती, क्योंकि पैरेललिज्म ब्रेक हो जाता है। शुरू में पजेसिव से बना रहे हो अपोस्ट्रोफी एस लगा के, यहाँ पे ऑफ लगा रहे हो, तो आप क्या करें? सिंपल सा काम ये करना है, देन चाइनास यंग पॉपुलेशन। समझ गए? ताकि पैरेललिज्म बने, इंडियाज यंग पॉपुलेशन, चाइनाज यंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, चाइनाज जो पॉपुलेशन ऑफ चाइना, ऐसे एकदम पैरेललिज्म आपके सेंटेंस में होना चाहिए। अब ध्यान ये देना, ये जो चाइनाज यंग पॉपुलेशन लिखा है, आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में बाद वाला जो लिखा होता है इसको कुछ भी नहीं लिखते हैं, इसको लिख के ऐसे छोड़ देते हैं, चाइनास। अंडरस्टूड है? चाइनास के बाद में क्या लिखा हुआ आपने दूसरी बार उसको नहीं लिखा। समझ गए? चाइनाज यंग पॉपुलेशन लिखा है, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझ रहे हो ना मेरे से, ये चाइनाज लिखा हुआ था यहाँ भी, देखो इंडियाज इज नियरली लेवल विद चाइनास। तो इंडियाज जो लिखा हुआ था वहाँ यही है, इंडियाज पॉपुलेशन, ये यंग पॉपुलेशन को इसने दूसरी बार नहीं लिखा। तो आप इसको चाहे तो ओमिट कर सकते हैं, बिना लिखे भी छोड़ सकते हैं। समझ गए इतना कॉन्सेप्ट? अब आगे देखो, आर इकोनॉमीज रेजिलियंस इज हायर देन चाइना। हमारी इकॉनमी की जो रेजिलियंस है वो चाइना से ज़्यादा है। अब यहाँ पे दो पजेसिव आए हुए हैं,
हमारा यानी आवर, मान लो यहाँ लिखा होता है इंडियाज, अमेरिकाज, पाकिस्तान्स, आवर्स भी तो एक पजेसिव है ना, आवर भी तो पजेसिव एक तो यहाँ आ गया, एक पजेसिव यहाँ आ गया, तो चाइना से ज़्यादा नहीं है, मुझे लिखना पड़ेगा देन चाइनास इकोनॉमीज रेजिलियंस, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ये जो इकोनॉमीज रेजिलियंस है ये यहाँ भी आ रहा है और ये यहाँ भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, दूसरी बार इसको ऑप्शनल रखेंगे, चाइनाज लिख करके छोड़ देंगे। कुछ राइटर इसको चाइनाज इकोनॉमीज लिख करके भी छोड़ देते हैं, सिर्फ रेजिलियंस को ऑप्शनल मान लेते हैं। आप चाहें तो पूरा लिखें, चाहे रेजिलियंस को निकाल दें, और चाहे तो आप इकोनॉमीज रेजिलियंस भी निकाल सकते हैं, इतना भी लिख देंगे चाइनाज, तो इससे आपका सेंटेंस अंडरस्टूड है, क्योंकि यहाँ इकोनॉमीज लिखा हुआ था तो फिर यहाँ पे पजेसिव बना करके बाकी सबको आप जो है ओमिट कर सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है। द रेजिलियंस ऑफ इकोनॉमी इज हायर देन चाइना। लास्ट का क्वेश्चन आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, जिसने इसको लॉजिकली समझा, समझ गए ना, कोई रूल मत याद करो आप, लॉजिक समझो आप, और लॉजिक जैसा मांग करे वैसा सेंटेंस बना दो। तरीका मैंने आपको बता दिया, जो स्ट्रक्चर यहाँ बनी हुई है शुरू में वही स्ट्रक्चर लास्ट में आनी चाहिए, और कंपैरिजन सिमिलर थिंग्स का सिमिलर के साथ होगा, सिंगुलर के लिए दैट, प्लूरल के लिए दोज, अगर ऑफ लगाना चाहते हैं तो। द रेजिलियंस ऑफ इकोनॉमी इज हायर देन चाइना। कैसे बनाओगे, बना करके कमेंट्स में डालना, ठीक है। मैं सही गलत होगा कमेंट्स में बता दूंगा आपको, गलत होगा तो वहीं नीचे कमेंट करके रिप्लाई कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं जी, द एजिंग इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 विच ड्रॉज फ्रॉम यूएन प्रोजेक्शंस एस्टिमेट्स दैट इंडियाज कोहर्ट ऑफ सीनियर्स दोज अबव 60 will increase from about 10% of the population in 2022 to 30% or 347 million by 2050। ये जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट है 2023 की, जो ड्रॉ फ्रॉम करती है, ड्रॉ फ्रॉम करना यानी किसी दूसरी चीज़ के ऊपर आधारित होकर के उसमें से कुछ निकालना। एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च का सहारा लेकर के आपने कुछ उसमें से फैक्ट्स निकाल के एक नई रिसर्च की, तो ये जो रिपोर्ट है जो ड्रॉ फ्रॉम करती है, जो चीज़ें निकाल करके लाती है यूएन के प्रोजेक्शन से, यूएन के अंदाज़ों से, प्रोजेक्शन यानी एस्टिमेट्स। तो ये रिपोर्ट ये एस्टिमेट करती है कि भारत का जो कोहर्ट है सीनियर्स का, कोहर्ट यानी होमोजीनियस ग्रुप, सीनियर्स का कोहर्ट यानी 60 साल से ऊपर वालों का ग्रुप, तो भारत में जो 60 से ऊपर के लोग हैं, दोज अबव 60 हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे। अभी जो 10% हमारी पॉपुलेशन के हैं, जो लगभग 15 करोड़ हैं, 10% 150 के, वो 30% हो जाएंगे, यानी कि 35 करोड़ हो जाएंगे 2050 में। समझ गए, तो ये बता रही है रिपोर्ट। तो दिस रिपोर्ट एस्टिमेट्स, और ये विच आया रिपोर्ट के लिए, वर्ब है इसकी ड्रॉज फ्रॉम, ये रिपोर्ट ड्रॉ फ्रॉम करती है, कुछ निकाल करके लाती है दूसरे प्रोजेक्शन में से। कोहर्ट ऑफ सीनियर्स की वर्ब है विल इंक्रीज। फ्रॉम और टू का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ की रेंज बताई जाती है, 10 से 30 हो जाएगा तो फ्रॉम 10 to 30, है ना। चलिए, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। कह रहे जी दैट इज मोर देन द करेंट पॉपुलेशन ऑफ द यूएस। ये 347 मिलियन का जो आंकड़ा है 35 करोड़ का, ये अभी भी ज़्यादा है करंट पॉपुलेशन से आज वाली अमेरिका की। कह रहे जी सेवरल ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी हैव देयर सीनियर डेमोग्राफिक 65+ रेंजिंग फ्रॉम 16 to 28%। कह रहे जी बहुत सारी जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, है ना, यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज़ पहले से ही इनके पास हैं इनके सीनियर डेमोग्राफिक या सीनियर लोगों का जो हिस्सा 65+ वालों का, जो रेंज फ्रॉम करता है 16 से 28%। तो कहीं की आबादी का 16% 65+ वाले हैं, और कहीं 28% तक किसी कंट्री में 65 के ऊपर के लोग रहते हैं। सेवरल की वर्ब है हैव, सेवरल का मतलब होता है कई सारे, कई सारी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। करे जी दैट इज ऑलरेडी प्रेसिपिटेटिंग कंसीडरेबल वरी विद इन दीज पॉपुलेशंस ऑन एक्सेस टू हेल्थ केयर। कह रहे जी ये जो बात है 16 से 28% वाली, जो हमने आपको अभी भी बताई, ये चीज़ जो है ना, दैट इस बात के लिए आया, ये पहले से ही स्पीड अप कर रही है, प्रिसिपिटेट कर रही है, क्विकन, हेस्टन, एक्सपीडाइट कर रही है बहुत ज़्यादा वरी को, कंसीडरेबल चिंता को, इन पॉपुलेशंस में 65 से ऊपर वाले लोगों में, जो है एक्सेस या अवेलेबिलिटी को लेकर के, पहुंच को लेकर के, जो है हेल्थ केयर की, हॉस्पिटल्स की, और किसकी, अफोर्डेबल मेडिसिन की, खरीदी जा सकने वाली दवाओं की, एंड अप्रोप्रिएट केयर गिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट देम, और उस अप्रोप्रिएट या सही केयर देने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की, मशीनों की, जो सपोर्ट कर सके इन लोगों को। इन लोगों को जेरियाटिक केयर चाहिए होती है, कोई आदमी इनके ऊपर सारा दिन खड़ा रहे, है ना,
इनको देखे, इनको ले जाए, घुमाए फिराए, चलाए व्हील चेयर में, टाइम पे दवाई दे, दवाई भी अफोर्डेबल हो। तो ये सारे अमीर देशों में 65 से प्लस वाले सब टेंशन में है कि ये सब चीज़ें इनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी जब इनको ज़रूरत होगी। दैट की वर्ब है इज प्रिसिपिटेटिंग, प्रिसिपिटेट करना, ट्रिगर करना और तेज़ी से किसी चीज़ को स्पीड अप करना, बढ़ा देना फोर्थ गियर के अंदर किसी भी चीज़ की रफ्तार को। कह रहे सम ऑफ दीज इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैव गवर्नमेंट फंडेड पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स एंड अदर्स आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट हेल्थ केयर। इनमें से कई जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आर्थिक तौर पे विकसित देश हैं, उनमें गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया गया पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जैसे कि कनाडा में, जैसे कि यूके में, जैसे कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे में। सारा का सारा जो हेल्थ केयर सिस्टम सरकार चलाती है, मुफ्त होता है सिटीजन्स के लिए। कह रहा है बल्कि कईयों में, वहीं कईयों में पूरे से पूरे एंटायरली ये लोग डिपेंडेंट हैं, रिलाई करते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर पे, प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स पे, विद कॉस्ट बीइंग अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट इन एक्सेस टू क्वालिटी केयर। और ये सारा काम होता है साथ ही विद कॉस्ट के, यानी हेल्थ केयर की कीमत के होने के, यानी बीइंग एक बहुत बड़ा कारक, डिटर्मिनेंट या इन्फ्लुएंस जो है एक्सेस के लिए, पहुंच के लिए क्वालिटी केयर तक। अगर सरकार देखती है आपका सारा काम तो फिर तो झंझट नहीं है कनाडा जैसी कंट्रीज़ में, है ना। लेकिन अगर आपको खुद करवाना है जैसे यूएस में होता है, तो सारा काम आपको खुद ही देखना पड़ेगा। और हेल्थ केयर की कॉस्ट जो है एक बड़ा डिटर्मिनर होता है कि आपको सही से क्वालिटी केयर मिलेगी या नहीं मिलेगी। सम की वर्ब है हैव, अदर्स की वर्ब है आर। डिपेंडेंट ऑन होना, किसी चीज़ पे निर्भर होना, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, सबके बाद हमेशा आप ऑन लगाते हैं, प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। कह रहे इन मैनी ऑफ दीज कंट्रीज देर इज़ नो एंट्री बैरियर टू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ज़्यादातर इन देशों में कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई आपकी रुकावट नहीं है। एंट्री बैरियर मतलब घुसने के लिए रुकावट। और किसके लिए? हेल्थ की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए। 90 साल का आदमी है वो भी अपना इंश्योरेंस ले सकता है। कह रहे दो फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ एक्चुरियल इकोनॉमिक्स फ्रॉम सेंचुरीज अगो, हेल्थ इंश्योरेंस गेट्स प्रोग्रेसिवली एंड समटाइम्स एक्सपोनेंशियली मोर एक्सपेंसिव एज एज एडवांसेस। कह रहे हालांकि फॉलो करते हुए इन सिद्धांतों को, फॉर्मूलाज को, जो है एक्चुरियल इकोनॉमिक्स के। एक्चुरियल इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जिसमें इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। ये गाड़ी 5 लाख की 5 साल पुरानी है, 7 साल पुरानी है, इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि इसके बीमे की रकम कितनी आएगी। तो ये रकम को कैलकुलेट करने का जो डिसिप्लिन है उसको बोलते हैं एक्चुरियल इकोनॉमिक्स। कह रहे हैं हालांकि फॉलो अगर किया जाए इन एक्चुरियल इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों को जो सैकड़ों साल पहले आ चुके हैं, हेल्थ इंश्योरेंस इन देशों में लगातार बढ़ते तौर पे गेट्स हो जाता है और कभी कभी एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्सपेंसिव या महंगा, जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं, एज एडवांस होती है। 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस 35 साल का आदमी 12,000 में ले सकता है, लेकिन 25 साल का इंश्योरेंस 70 साल का आदमी शायद 1,20,000 देने पड़े उसको साल के। जितने आप बूढ़े होंगे उतना ही महंगा आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पड़ता रहेगा। समझ गए? तो ये बताया गया बाहर के देशों में क्या हो रहा है। एंट्री बैरियर की वर्ब है इज, हेल्थ इंश्योरेंस की वर्ब है गेट्स। गेट्स यानी बिकम्स, हो जाना। प्रोग्रेसिवली मतलब लगातार बढ़ते हुए तौर पे, आगे से आगे हर साल ये जो है एक्सपोनेंशियली एक्सपेंसिव होता जा रहा है, जैसे जैसे एज लोगों की बढ़ रही है, एडवांस कर रही है। एक्सपोनेंशियली मतलब पावर की फॉर्म में। दो 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 दूनी दो 4 होते हैं, लेकिन 2 की पावर 3 क्या होती है? 6 नहीं होती, 8 होती है ना। 2 की पावर 4 क्या होती है? 8 नहीं बल्कि 16 होती है। तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, है ना, इस तरीके से। चलिए रैपअप करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ आपका हो गया, बाहर की कंट्रीज़ के बारे में बताया और इंडिया के अंदर जो नया ऑर्डर आया है IRDA का उसके बारे में बताया गया। अब सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, भारत में क्या कमियां हैं इंश्योरेंस को लेकर के। ठीक है, कह रहे जी ऑलरेडी द स्मॉल सिंगल डिजिट परसेंटेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक एलीट कैन अफोर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ ए फैमिली फ्लोटर प्लान्स दैट टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर पेरेंट्स एट अ लोअर कॉस्ट या कॉस्ट लोअर देन वट इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस वुड कॉस्ट। कह रहे भारत में एक अल्ट्रा रिच लोगों की क्लास है और एक स्मॉल सिंगल डिजिट परसेंटेज है, 1, 2, 2.5, 3% है, लेस देन 9% है। और ये इकोनॉमिक एलीट है, अल्ट्रा रिच हैं, जनरली 50 लाख की इनकी, जिनकी इनकम ईयरली ज़्यादा होती है, 50 लाख से ज़्यादा, है ना। इन लोगों को ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं इक्विवेलेंट चीज़ को, बराबर की चीज़ को, फैमिली फ्लोटर प्लान के। फैमिली फ्लोटर प्लान क्या होते हैं? जो टेक केयर करते हैं इंडिविजुअल्स का और उनके पेरेंट्स का एक ऐसी कॉस्ट पे जो कम होती है, लोअर देन होती है, जिस चीज़ को सीनियर सिटीजन्स का हेल्थ इंश्योरेंस जो है कॉस्ट करेगा, जिसकी कॉस्ट इनको पड़ेगी।
इसका मीनिंग पता है क्या है आपका? देखो जी, मान लीजिए आपके घर में माता हैं, पिता हैं, आप हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं। सबका इंश्योरेंस अलग अलग ले लोगे, 15 हज़ार का एवरेज। और मान लो पड़ गया, ये कितने हो गए, 6 आदमी हो गए तो 90,000 हो गया। ऐसा ही होगा ना। माता पिता ज़्यादा बूढ़े हैं तो 1 लाख हो जाएगा, 1.25 लाख हो जाएगा। लेकिन एक फैमिली फ्लोटर प्लान मिल जाए जिसमें आपको 75,000 देने हैं साल के, और सारे इंश्योर्ड हो गए, माता भी पिता भी, 25 लाख 50 लाख तक जो भी खर्चा होगा किसी भी फैमिली मेंबर का उस 75,000 के ईयरली प्रीमियम में कवर हो जाएगा। तो ये फैमिली फ्लोटर प्लान्स इंडिया में नहीं मिलते हैं, लेकिन अल्ट्रा रिच लोगों को ये प्लान जो ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि आम आदमी तो ले नहीं सकता ना फ्लोटर प्लान। 75,000 तो मैं आपको कम आइडिया दे रहा हूँ, 1.25 लाख 1.5 लाख का होता है। तो इसके लिए आपके ITR चेक की जाती है कि आप 50 60 लाख 70 लाख से ज़्यादा कमाते हो साल में, तब पूरी फैमिली को 1 लाख रुपए में ये प्लान दे देंगे। 1 लाख दो और भूल जाओ, 1 करोड़ तक का तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां उठाएंगी। तो कह रहा है वैसे ही भारत के अल्ट्रा रिच लोगों के पास तो ये फैसिलिटी है फैमिली फ्लोटर की, जिसमें पूरी फैमिली उनकी इंश्योर हो जाती है। अगर अलग अलग लिया जाए उस कॉस्ट से वो कम कॉस्ट पे होती है, कॉस्ट लोअर देन होती है। मीनिंग समझा रहा हूँ सेंटेंस का, अगर मीनिंग नहीं निकाल पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है, इसको कितना भी पढ़ लो आप। परसेंटेज की वर्ब है कैन अफोर्ड, अफोर्ड करना यानी किसी चीज़ के कॉस्ट को सहना, है ना। दैट की वर्ब है टेक केयर ऑफ, दैट आया फैमिली फ्लोटर प्लान्स के लिए। प्लान्स प्लूरल है इसलिए दैट की वर्ब भी प्लूरल है, पीछे एस नहीं लगा है। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस की वर्ब है वुड कॉस्ट। कह रहा है जी इफ़ द ओनली इफेक्ट ऑफ द IRDA's recent circular is to provide many more affordable health insurance policies, it would be equivalent to admiring the icing on an inedible cake। क्या शानदार लाइन लिखी है ये, इसका मीनिंग समझना गहराई से। कह रहा है जी अगर इफ़, अकेला जो इफेक्ट है, अकेला जो असर है IRDA के रिसेंट सर्कुलर का, भी 65 से ऊपर वालों को देना है। कह रहा है अगर इसका अकेला इफेक्ट अगर आप देखें और वो यही निकले कि ये प्रोवाइड करेगा और ज़्यादा अनअफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को, ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ प्लान की वजह से होंगी जो अनअफोर्डेबल होंगी। 65 से ऊपर वाले ले सकते हैं लेकिन साल के 2.5 लाख में कौन लेगा, ले नहीं पाएंगे वो। कह रहा है अगर इसका इफेक्ट यही निकले ना कि अनअफोर्डेबल पॉलिसियाँ निकल जाएँ जो उनको कोई लेने को तैयार ना हो, तो ये इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा एडमायर करने के, प्रशंसा करने के आइसिंग को एक इनएडिबल केक के। देखिए आइसिंग क्या होती है, केक के ऊपर एक वर्क चढ़ाया जाता है आइस का, केक समझते हो ना आप, केक उसके ऊपर क्रीम व्रीम लगा के आइसिंग किया जाता है ताकि वो खाने में अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे। हिंदी में बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक को सोने पे सुहागा। केक के ऊपर आपने और बड़ी आइसिंग लगा दी, सोने का सुहागा कर दिया। लेकिन अगर केक इनएडिबल है, इनएडिबल मतलब जो खाया ही ना जा सकता हो, उसके ऊपर आइस चढ़ा रहे हो तो क्या मीनिंग है उसका? अरे केक ही स्वाद नहीं है तो कितनी आइसिंग लगा लो उसके ऊपर, वो आइसिंग किसी काम की नहीं है, उस केक को कोई खाएगा ही नहीं। तो सोने पे सुहागा नहीं होगा, ये पीतल पे सुहागा हो जाएगा। समझ गए? तो ये बिल्कुल वैसा ही है, आप ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसियाँ बनवा दोगे जो कोई लेने को तैयार नहीं है, ऐसी आइसिंग लगवा दोगे उस केक पे जो कोई खाने को तैयार नहीं है। गहरा मीनिंग था, होपफुली आप समझ पाए होंगे। इफेक्ट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है वुड बी, आइसिंग ऑन केक का मतलब है सोने पे सुहागा, लेकिन यहाँ इनएडिबल केक है। इनएडिबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी ईटन, ऐसी चीज़ जो खाने के लिए सही नहीं है, फिट नहीं है। ठीक है, फिट टू ईट इसको बोलते हैं एडिबल। अनफिट होगा तो वो बन जाएगा इनएडिबल। वैसे ही एक वन वर्ड है फिट टू ड्रिंक, ऐसा पानी या कोई भी चीज़ जो पीने के लिए सही है, साफ़ है, सुथरी है, उसके लिए कौन सा वन वर्ड होता है? वही मैं बताता हूँ, जिन बच्चों को याद है कमेंट्स में डालो, पता लगे कितनों को याद है। पोर्टेबल वाटर वो पानी है जिसको आप पी सकते हैं, जो साफ़ सुथरा है, जिससे बीमारी आपको नहीं होगी। एडिबल फूड वो फूड है जो आप खा सकते हैं, जिसको खा के आप बीमार नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 वन वर्ड्स याद रखेंगे, एडिबल और पोर्टेबल। चलिए, ये इनएडिबल लिखा गया, ना खाने लायक केक। कह रहे जी मच हैज़ बीन मेड ऑफ द नेक्स्ट 2 डेकेड्स बीइंग क्रिटिकल टू इंडियाज़ फ्यूचर। बहुत कुछ मेक किया गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, बताया गया है अगले 2 डेकेड्स के, 2 दशकों के होने के बारे में, बीइंग क्रिटिकल यानी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के फ्यूचर के लिए। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अगले 20 सालों में इंडिया बहुत कुछ करेगा। मच हैज़ बीन मेड ऑफ नेक्स्ट 2 डेकेड्स। कह रहा है ऑन द रीजनिंग दैट दिस इज द टाइम दैट इंडिया मस्ट रीप इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। और ये सारा काम हुआ है इस रीजनिंग पे, इस लॉजिक पे कि यही वो वक्त है जब इंडिया को रीप करना चाहिए, फ़ायदा लेना चाहिए। रीप करना यानी फसल काटना, फ़ायदा उठाना, कि इंडिया को फ़ायदा लेना ही चाहिए अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है पहले ये समझ लो। देखिए अगर आपके देश की यंग पॉपुलेशन 40 से नीचे वाली
अगर मोर देन 50% है तो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। ये क्या होता है? आपकी डेमोग्राफी के हिसाब से आपको डिविडेंड यानी फ़ायदा मिलेगा। काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, बूढ़े और बच्चे कम हैं, मतलब पूरा देश काम करेगा। तो हर कंट्री का एक स्टेज आता है जिसमें डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको मिलता है, जब वहाँ पॉपुलेशन यंग की ज़्यादा होती है और बूढ़ों की कम होती है। लेकिन जैसे जैसे देश तरक्की करता है, पॉपुलेशन कम होने लगती है, बूढ़े बढ़ जाते हैं, काम करने वाले कम होते हैं, रफ्तार जो है इकॉनमी की कम हो जाती है। जैसे चाइना का डेमोग्राफिक डिविडेंड अब खत्म हो रहा है, यूएस का खत्म हो चुका। तो बस यही कहा जा रहा है कि अगले 2 दशक 20 साल भारत के लिए भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी बहुत अच्छा है, यंग पॉपुलेशन बहुत सारी है। जब ये बूढ़ी होगी उससे पहले देश को तरक्की करवा के आगे ले जाएगी। समझ गए? अब इस पर क्वेश्चन पूछा मैंने आज के क्विज में, डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मीनिंग है ना? वहीं से इसका आंसर निकलेगा। मच की वर्ब है हैज़ बीन मेड ऑफ, मच हमेशा सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। मच इज, मच वॉज, मच हैज़ बीन, मच, है ना? दिस की वर्ब है इज, इंडिया की वर्ब है मस्ट रीप। रीप करना यानी किसी चीज़ को काटना, फसल वसल जो आपने लगाई है उसका फ़ायदा उठाना रीप करना कहलाता है। कह रहे जी दिस इज प्रीमाइज्ड ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क फोर्स मूविंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इनएविटेबली फॉलोड बाय अ ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल केयर गिविंग स्ट्रक्चर फॉर द एजिड। कह रहे ये चीज़ प्रीमाइज्ड है, आधारित है, जो हमने ऊपर बताई है डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली। और किस पे? एक बहुत बड़े प्रोपोर्शन पे, हिस्से पे, जो है काम करने वालों का, नौजवानों का, वर्क फोर्स का, उसके मूव आउट करने के, बाहर निकलने के एग्रीकल्चर से। जब तक एग्रीकल्चर से बाहर नहीं निकलोगे देश गरीब रहता है। समझ पा रहे हो? ये फैक्ट्स हैं, ये बता रहा हूँ जो आपको मैं, इकोनॉमिक फैक्ट्स। अमेरिका में 2-3% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, पैसे वाला देश है, 75,000 उनकी पर कैपिटा है ना? हमसे 20 गुना 30 गुना ज़्यादा। एग्रीकल्चर नहीं होती वो, हमसे यहाँ पे काम करवा के हमारे यहाँ से किन्नू मंगवा लेते हैं वहाँ पैसा फेंक के। तो ये सारी चीज़ें आधारित इसी पे है कि हमारे देश में भी लोग एग्रीकल्चर को बंद करें, वर्क फोर्स बाहर निकले इस एग्रीकल्चर के काम से, है ना? बड़े स्केल पे एग्रीकल्चर हो और एक ही आदमी बड़ा सा खेत संभालता हो। और ये चीज़ इनएविटेबली फॉलोड होगी, ये चीज़ इनइलेक्टिवली अनअवॉइडेबली फॉलोड बाय होगी। इसके पीछे पीछे आएगा एक ब्रेक डाउन, एक टूटने का काम ट्रेडिशनल केयर गिविंग स्ट्रक्चर का, परंपरागत हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की स्ट्रक्चर का, जो है एजिड लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए। द एजिड यहाँ पे सभी बूढ़े लोगों की बात कर रहा है। समझ पा रहे हो? जब बूढ़े अचानक से एकदम ज़्यादा हो जाएंगे, अचानक से, तो इनको कौन देगा केयर? इतनी 30% 40% आबादी जब बूढ़ी हो जाएगी 60 से ऊपर की, तो हमारा को पूरा जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका, है ना? उसके लिए हमें पहले से तैयार होना है। दिस की वर्ब है प्रीमाइज्ड। प्रीमाइज्ड होना, बेस्ड होना, आधारित होना, डिपेंडेंट ऑन होना, है ना? ऑन प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। इनएविटेबली, इनइलेक्टिवली, इन अनअवॉइडेबली, याद है ना? जिस चीज़ से बचा ना जा सके। तो ये ब्रेक डाउन भी ऐसी चीज़ है जिससे हम बच नहीं सकते अगले 20 सालों में। कह रहा था एक्सपीरियंस इन सेवरल सदर्न इंडियन स्टेट्स इज टेलिंग। हमारा अनुभव जो है कई सारी सदर्न इंडियन स्टेट्स में, वो भी टेलिंग है, वो भी रिवीलिंग है। टेलिंग हर वो चीज़ है जो खुद से बताती है आपको, रिवील करके साफ साफ तरीके से, जग जाहिर है, क्लियर है। सदर्न इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, बूढ़ी आबादी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, और वहाँ हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। एजिड लोगों को सही वहाँ पे, है ना, इसको बोलते हैं एजिड लोगों के लिए टर्शरी केयर, है ना, वो नहीं मिल पा रही है उनको। तो हमारा एक्सपीरियंस जो है साउथ इंडिया में टेलिंग है। कह रहे जी 10 ब्रॉडनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी कॉम्पनेट बाय अ मैसिव अपग्रेडेशन ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ केयर। कह रहा है इसलिए या इस प्रकार से जो ब्रॉडन करने का काम है, बड़ा बनाने का काम है हेल्थ इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी का, वो चीज़ अकॉम्पनीड बाय होनी चाहिए, वो चीज़ साथ में आनी चाहिए। अकॉम्पनी बाय करना यानी साथ में आना, एक बहुत बड़े अपग्रेडेशन के, बहुत बड़े इंप्रूवमेंट के, जो है अफोर्डेबल हेल्थ केयर में। इंश्योरेंस सबको मिले ये अच्छी बात है, लेकिन मिले किस रेट पे? अफोर्डेबल रेट पे मिले तभी बात बने। ये अफोर्डेबिलिटी भी अकॉम्पनीड बाय होनी चाहिए अपग्रेडेशन के साथ में इस इंश्योरेंस स्कीम के। ब्रॉडनिंग की वर्ब है वुड बी अकॉम्पनीड बाय, शुड बी अकॉम्पनीड बाय। अकॉम्पनीड बाय होना, टुगेदर विद होना, कपल्ड विद होना। अपग्रेडेशन का मतलब होता है मैसिव स्केल पे बड़ा इंप्रूवमेंट, इन्हांसमेंट, है ना? चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। बहुत मुश्किल भी नहीं था और बहुत ईजी भी नहीं था आर्टिकल। कुछ वर्ड्स, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी थी जो नए बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। क्विज को मैंने थोड़ा अच्छे लेवल का बनाया है, खुद से अटैम्प्ट करना है हमें। फर्स्ट में पूछ रहा जी डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मीनिंग है इस पैसेज के अंदर। क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? जो मैंने आपको भी समझाया था, ये वो बेनिफिट्स हैं जो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी से निकलते हैं। ये वो डिविडेंड और प्रॉफिट्स हैं जो कि पॉपुलेशन किसी देश की कमाती है। ये वो सब्सिडीज़ हैं डिविडेंड के तौर पे, फ़ायदे के तौर पे, जो डेमोग्राफी में लोगों में सरकार के द्वारा बांटी जाती हैं।
या फिर ये उनको बताता है जो यंग और वर्किंग पॉपुलेशन है किसी भी नेशन की, जवान काम करने वाले लोगों का रेशो है। यहाँ लिख देते हैं द रेशो ऑफ या हाई रेशो ऑफ, ठीक है। चारों में से क्या आंसर बनेगा? मेरे ख्याल से आप गलत नहीं करोगे इतना बताने के बाद। फिर भी मेरा आंसर फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे रखा है, आप वहां से चेक करें। सेकंड में पूछा है जी, हमारे आर्टिकल का ऑथर इस सर्कुलर को आइसिंग ऑन एन अनइनएडिबल केक क्यों बता रहा है? इसको पित्तल पे सुहागा क्यों बता रहा है IRDA के सर्कुलर को? क्या रीज़न है भाई इसके? क्या रीज़न ये है कि सर्कुलर जो है वो जितने ज़रूरी रिफॉर्म्स हैं वो सारे कर देता है, या रीज़न ये है कि हेल्थ केयर और इंश्योरेंस सेक्टर को और ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो इस सर्कुलर से रिफॉर्म आए हैं उनके मुकाबले, या फिर इसलिए कि ये सर्कुलर जो है डिटेरियोरेशन कोज करेगा, खराबी को कोज करेगा, पहले से ही खराब इंश्योरेंस सेक्टर में और ख़राब कर देगा उसको, या फिर ये इसलिए है क्योंकि सर्कुलर से जितने रिफॉर्म्स चाहिए, जितने सुधार चाहिए, उससे ज़्यादा सुधार निकल करके आ रहे हैं जितने हम झेल नहीं पा रहे। क्या रीज़न है भाई चारों में से? बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, अगर आपने मीनिंग इनके चारों के सुने और पढ़े तो। ट्राई खुद से दे लो, आंसर रख दिया मैंने फर्स्ट कमेंट में, बता दूं। देखो फर्स्ट वाले में आंसर है आपका डी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी यंग और वर्किंग पॉपुलेशन का हाई रेशो। बूढ़े कम जवान ज़्यादा, कंट्री को डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। और सेकंड में इनएडिबल केक पे आइसिंग इसलिए बताया गया क्योंकि हमें और ज़्यादा रेडिकल रिफॉर्म चाहिए हेल्थ सेक्टर में, इसके ऊपर आइसिंग नहीं लगानी, हमें केक को ही पूरा नया बनाना है फ्रेश तरीके से, तो हमें और ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है बजाय सिर्फ इस सर्कुलर के। बी आंसर बनेगा। मेंस लेवल के क्वेश्चन है, होपफुली मीनिंग आपको एक्सप्लेनेशन अब जो है समझ में आ गई होगी। बीच में 5 क्वेश्चन है। सूटेबल टू ड्रिंक को क्या बोलते हैं? ऐसी चीज़ जो पीने लायक हो, करवाया था ना। अकाउंट फॉर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछा है, अच्छे से खाता वही से इसको बताया है। इन इलेक्टेबल वन वर्ड का मीनिंग पूछा है आपसे। ड्रॉ ऑन समथिंग, ये फ्रेजल वर्ब मैं बतानी भूल गया आपको, खुद से इसको चेक कर लेना, कमेंट में मैंने आंसर डाला है। फिर किसी क्लास में ड्रॉ से बनने वाली 5 फ्रेजल वर्ब्स करवाऊंगा, आज की क्लास में शायद मैंने मिस कर दी, और ये 7वां तो शायद पिछली क्लास में से रह गया। चलो ये पिछली क्लास में आया था, याद होगा सभी को। फॉर वांट ऑफ का मीनिंग आपसे पूछा है। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी आपको। पहली एरर मिलेगी हायर नाम के वर्ड की वजह से, है ना। दूसरी मिलेगी प्रीमाइस नाम के वर्ड के आसपास, और तीसरी मिलेगी इस वर्ड के मस्ट के आसपास या इसकी वजह से। इसकी मेन वर्ब को चेक कर लेना। आंसर्स इन द फर्स्ट कमेंट। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। आज 9 नंबर भी आएंगे तो भी चलेगा क्योंकि 6 नंबर मैंने आपको करवाया नहीं, तो आउट ऑफ 9 ही बता देना। 9 में से कितने नंबर मिले ज़रूर से लिखना। क्लास कैसी लगी? इन्फॉर्मेटिव लगी और पूरी देखी है जिन बच्चों ने? पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिखा करो सर पूरा देखा, और जिनको अच्छी लगे समझ में आए हर चीज़ PDI लिखा करो सर इंटरेस्टिंग भी लगा। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए अंटिल देन।